जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि विंस मॉम फैमिली में जितने भी मेंबर थे उनके आखिरी दिन आ चुके थे, क्योंकि इस तरफ बिग मॉम के जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और वह तुरंत ही कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई लास्ट विश हो तो तुम हमें बता सकते हो। लेकिन अपना सांजी था वह उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसका जो रास्ता था वह इतना ईजी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह और आगे निकला वहाँ पर बिग मॉम के जितने भी बेटे थे वह ऑलरेडी उसके आगे आ चुके थे। और वह तुरंत ही कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम तुम्हारी फैमिली को इतनी आसानी से बचा लोगे तो यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि सांजी का जो रास्ता था वह दोनों तरफ से बंद था। और तभी हमें दिखाया जाता है सीजर क्लाउन, जो ऑलरेडी ब्रूली के पावर का यूज करके वहां पर आ चुका था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। वो तुरंत ही उस बड़े से शीशे को लेकर वहां पर चला जाता है और तुरंत ही वहां पर ऊपर देखता है। और उसे मालूम चल गया था कि बिग मॉम की जो मदर कार्मेल का फोटो था वह ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और बिग मॉम का जो बिहेवियर था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि समझ गया कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी इस तरफ बिग मॉम थी वह तो रोते रोते आगे बढ़ रही थी और वह बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। और तभी लूफी होता है वह उस फोटो को वापस लेता है। और इस तरफ काटाकुरी था वह तुरंत ही अपने भाइयों को कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके स्ट्रॉ हैट लूफी को रोकना होगा, नहीं तो यहाँ पर और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। उसके सामने ऑलरेडी बेज्जे, पेड्रो और जिम्बे खड़े थे और उसे मालूम था कि अगर वह इनसे फाइट करेगा तो उसका टाइम वेस्ट होगा। वह तुरंत ही वापस फ्यूचर देखता है और उसे मालूम चल गया था कि इस तरफ बेज्जे है वह तुरंत ही उस पर गोलीबारी करेगा। पर काटाकुरी का जो डेविल फ्रूट था वह पैरामिथिया टाइप का था और उस पर कितनी भी गोली चलाओ उसकी बॉडी पर कोई भी हार्म नहीं हुआ था। और वह तुरंत ही कहता है कि ये सब यूजलेस है। और इस तरफ लूफी था वह तुरंत ही अपनी जायंट एक्स का यूज करता है और आगे बढ़ता रहता है। और तुरंत ही जैसे ही उसके रास्ते में आता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत ही अपने डेविल फ्रूट का यूज करता है और उसको हाथ को बहुत ही तेजी से जला देता है। इस तरफ अपना लूफी था वह कुछ भी नहीं समझ पाता, पर उसे मालूम था कि उसके पास लड़ने का टाइम नहीं है। और तभी अचानक बैकअप में अपना ब्रुक आता है और वह तुरंत ही उसे जमा देता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी जम चुके हो लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है। और जैसे ही वह अपने तलवार को अंदर करता है इस तरफ ओवेन था वह जम चुका था और ब्रुक ने ऑलरेडी वो दो तस्वीर ले भी ली थी। और वह तुरंत ही लूफी को देता है और कहता है कि लूफी तुम आगे बढ़ो, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। और तुरंत ही वह वापस ओवेन पर हमला करता है और ओवेन होता है वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार लूफी को रोकने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि ब्रुक था वह ओवेन का सामना कर रहा था। और ओवेन को मालूम था कि यहाँ पर जो स्केलेटन है उसने भी बिग मॉम को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। दूसरी तरफ काटाकुरी था और उसके सामने ऑलरेडी ये तीन लोग खड़े थे और उसे मालूम था कि यह उनके साथ भी फाइट नहीं कर सकता, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह तुरंत ही इस तरफ पेरिस पेरो होता है उसे ऑर्डर देता है कि तुम्हें विंस फॉक फैमिली को जल्द से जल्द मारना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूचर मैंने देखा है वह और भी ज्यादा डेंजरस है। और पेरिस पेरो होता है वह तो बिना किसी देर के सीधा ही जज के सामने देखता है और कहता है कि जैसे कि तुमने सुना मेरा जो बड़ा भाई है वह को था, वह तुरंत ही उस जिनी को वापस निकालता है और उस पर हमला करने की ट्राई करता है। लेकिन सांजी इस बार रेडी था और वह तुरंत ही उसके सामने हेड ऑन हमला करता है। और इन दोनों की जो हाकी का क्लैश था वह नॉर्मली था, लेकिन योनजी तुरंत ही कहता है कि आखिरकार ये इडियट क्या चाहता है और हमारी फैमिली के फेलियर को यहाँ पर क्या काम। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि वह उनका भाई था और वो सिर्फ उन्हें बचाना चाहता था। रेजू थी वह तुरंत ही समझ गई थी कि सांजी है वह सचमुच में बहुत ही अच्छा है और उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था कि सांजी यहाँ से भाग जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा। लेकिन वह तुरंत ही अपनी मॉम को याद करती है और मन ही मन सोचती है कि मॉम आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर भाई है वह सचमुच में बहुत ही अच्छा है, पर हमारी फैमिली यहाँ से चली जाएगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए अगर हम मर जाए तो यही अच्छा होगा। काटाकुरी था वह तुरंत ही लूफी के पीछे भागता है, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वह लूफी की वजह से ही होगा। लेकिन उसका जो रास्ता था वह इतना ईजी नहीं था, क्योंकि जिम्बे होता है वह तुरंत ही उसके आगे आता है। लेकिन तभी काटाकुरी होता है वह अपने किक का यूज करता है, पर पेड्रो आकर लूफी की जान बचा लेता है। और फाइनली जिम्बे होता है वह तुरंत ही अपने फिशमैन कराटे का यूज करता है, लेकिन है कि आखिरकार मदर कार्मेल की जो फोटो है वह सचमुच में टूट चुकी है। और इतना ही देखकर इस तरफ बिग मॉम है वह धीमे धीमे होश में आने लगी थी और उसे मालूम चल गया था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। और उसकी जो मदर मालूम चला कि उसके साथ क्या हो गया है, उसे रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पर मदर कार्मेल अब नहीं रही है और वह बहुत सालों पहले मर चुकी थी। लेकिन काटाकुरी था वह तो और भी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि
यहाँ पर बिग मॉम थी, उसने अपने रोने की आवाज़ को इतना तेज़ कर दिया था कि आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने ऑलरेडी अपनी कॉन्शियसनेस को गंवाना स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स थे उनके पास तो ईयर प्लग्स थे, इसलिए तुरंत ही उन्होंने अपने कानों को बचा लिया। लेकिन वहाँ पर जितने भी गेस्ट थे वह सब बेहोश होना स्टार्ट हो गए थे और बिग मॉम के खुद के बेटे ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। लूफ़ी था वह तो अपने ईयर प्लग्स लगाना ही भूल गया, पर फाइनली जज था उसे भी कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था। और इस तरफ अपना सांजी था, वह ऑलरेडी उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ चुका था और वह बहुत ही तेज़ी से आगे आता है और तुरंत ही अपने डिएम्बल जाम्बे का यूज़ करता है और उनके टेबल पर आता है। लेकिन उनके पहले इस तरफ चॉपर था, उसने रेजू के कानों को बचा लिया था और तभी वहाँ पर कैरेट और नामी यह दोनों भी आगे आ चुकी थी और उन दोनों ने भी ऑलरेडी सबको अपने रेड सूट वापस कर दिए थे। जज था वह कुछ समझ नहीं पाया कि आखिरकार सांजी है वह उसकी जान को क्यों बचा रहा है, लेकिन सांजी ने ऑलरेडी वो कर दिया था जो उसे करना चाहिए। वह तुरंत ही उस टेबल पर लात मारता है और वहाँ पर जो कैंडी होती है वह तुरंत ही पिघल जाती है। आज उसकी जान बचाई और जितने भी साइंटिफिक बेटे थे वह तो उनके सामने कुछ कर भी नहीं पाए और फाइनली कैरेट होती है वह भी उनको अपने रेड सूट लौटाती है और चॉपर होता है वह रेजू को अपना रेड सूट लौटाता है। और नामी को मालूम था कि जैसे ही वह उन्हें रेड सूट देंगे वो लोग भी अपना पावर यूज़ कर पाएंगे और उनके सामने बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। सांजी को मालूम चल गया था कि उसने जो किया था वह सही था और इस तरफ बेजे होता है वह तुरंत ही गीटो तो ले लो और उसके जितने भी क्रू मेंबर होते हैं उन्हें आगे लाता है, क्योंकि बिग मॉम की बेटी थी उसे मालूम चल गया था कि उसकी मॉम है वह ऑलरेडी वीक हो चुकी है और इसी पल का इंतजार बेजे था वह कब का कर रहा था। वह तुरंत ही जितनी भी फायरिंग गन होती है वह उनके सामने रख देती है और इस तरफ दोनों बेटे थे वह डरे हुए थे। लेकिन तुरंत ही बेजे कहता है कि देखो बिग मॉम, मेरा तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें नर्क में वापस ज़रूर मिलूंगा। और इस तरह बिग मॉम थी वह कुछ सोच रही थी और वह तुरंत ही कहती है कि मदर कार्मेल आप कहाँ चली गई और आप जब से गई हो तब से मेरी बातों को कोई नहीं सुनता और आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और तभी हमें मालूम चलेगा बिग मॉम का छोटा सा पास्ट कि आखिरकार वो छोटी बच्ची थी तब वो कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ था। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है करीब 70 साल पहले कि आखिरकार क्या हुआ था बिग मॉम के साथ और वो छोटी बच्ची थी तब उसने ऐसा तो क्या किया था कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब उसे डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर उसके मॉम और डैड थे वह तो उससे तंग आ चुके थे और उन्हें मालूम था कि अगर लिन लिन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो वह और भी ज़्यादा डिजास्टर लाएगी। इसीलिए उसके मॉम डैड उसे एल्बाफ के एक छोटे से गांव के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि लिन लिन तुम यहाँ पर हमारा वेट करना, हम थोड़े दिनों बाद वापस आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। और तब लिन लिन थी वह तो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और थोड़ा सा ही खाना देखकर वह बोलती है कि हाँ मॉम डैड आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं एक अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पर रहूंगी। इस तरफ इसके मॉम डैड थे वह तुरंत ही समझ गए थे कि वह लिन को कभी भी नहीं देखेंगे और उसकी मॉम तो रोने भी लगती है। लेकिन उसके पापा तुरंत ही कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि अगर हमने उसे अपने साथ रखा तो वह और भी ज़्यादा तबाही मचा देगी। और इस तरफ लिन थी उसने तो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका जो खाना था वह खाती गई और उसके मॉम डैड को याद भी नहीं किया। लेकिन आखिरकार वो पल आ ही गया था जब उसने अपने मॉम डैड को याद किया, क्योंकि उसका जितना भी खाना था वह ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और उसे मालूम भी नहीं चला कि उसके मॉम डैड अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वहाँ पर स्नो भी स्टार्ट हो गई और बिग मॉम थी वह वहाँ पर वेट ही करती रही और कुछ भी नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर पे एक और बड़ा इवेंट हो रहा था, जहाँ पर इस तरफ जितने भी जायंट पायरेट्स थे उनका जो क्रू था वह डिसबैंड हो चुका था और डोरी और ब्रोगी यह दोनों आपस में लड़ रहे थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि एक तरफ जायंट पायरेट के जितने भी दूसरे क्रू मेंबर थे उन्हें पब्लिक एग्जीक्यूशन में रखा गया था और जितने भी लोग होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि हाँ हमें उन्हें मार देना चाहिए। और तभी वहाँ पर सिस्टर कार्मेल आती है और कहती है कि आखिर तुम उन्हें मारना क्यों चाहते हो, वह भी हमारी तरह एक इंसानी है और उन्होंने जो एक्शन किया है उसके बदले तुम उसे और कोई भी सज़ा दे सकते हो, तो तुम अच्छा होगा अगर उन्हें मारो ना। और तभी हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो सिस्टर कार्मेल है उसने हमेशा बुरे लोगों की मदद की और उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। और इतना स्पीच देकर वहाँ पर अचानक ही बारिश गिरने लगती है और बिजली भी गिरने लगती है और ये जो मदर थी वह और कोई नहीं बल्कि अपने चार्लेट लिलिन की भी मदर थी। और वह तुरंत ही कहती है कि तुम उनकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं उन्हें सही रास्ता दिखाऊंगी और आखिरकार उन्हें आगे क्या करना है वह सब भी बताऊंगी। और यही थी मदर कार्मेल जो बिग मॉम को भी और भी ज़्यादा अच्छी बनाएगी और उसे दिखाएगी कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तुरंत ही
बिग मॉम थी वह उस छोटे से विलेज में आ चुकी थी और वह तुरंत ही मदर कार्मेल से मिलती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पर जो विलेज था वह जायंट्स का था और वहाँ पर जायंट्स भी रहते थे और बिग मॉम की हाइट भी इतनी ही बड़ी थी जितनी जायंट्स की थी। और बिग मॉम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि आखिरकार उसने वर्ल्ड में पहली बार उसकी जितनी बड़ी हाइट के लोगों को देखा था और वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और तभी हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार बिग मॉम है वह कितनी ज़्यादा पावरफुल है और फिर भी वह 5 साल की है, क्योंकि वहाँ पर एक बेर और एक वुल्फ लड़ रहे थे और बिग मॉम होती है वह तुरंत ही वहाँ पर आती है और वो उन दोनों को एक ही बार में रोक लेती है और कहती है कि आखिरकार तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। और तभी थोड़े दिनों बाद का वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम थी वह रो रही थी और तभी मदर कार्मेल पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। तो तभी बिग मॉम होती है वह सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और कहती है कि ये दोनों लड़ रहे थे इसलिए मैंने उन दोनों को एक ही केज में रखा जिससे वह दोनों दोस्त बन जाए, लेकिन वो लोग ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की और वहाँ पर जो वुल्फ था वह मर गया, इसलिए मैंने उस भालू को सबक सिखाने के लिए उसे एक चाटा मारा और वो अब मेरे साथ बात नहीं कर रहा। इस तरफ मदर कार्मेल थी वह समझ चुकी थी कि बिग मॉम है वह ऑर्डिनरी नहीं है और उसके पास जरूर कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रेंथ है। वह तुरंत ही कहती है कि तुम फिक्र मत कर, मैं उन दोनों को समझा दूंगी। और तभी वहाँ पर बिग मॉम होती है वह तो इतनी आसानी से हार नहीं मानती क्योंकि वह छोटी बच्ची थी और सबका भला करना चाहती थी। और तभी वहाँ पर एक लॉन्ग ट्राइब का बच्चा होता है, उसके वो हाथ सही करने की ट्राई कर रही थी और दूसरी तरफ एक फिशमैन था, उसके जो पर होते हैं उसे काटने की ट्राई कर रही थी। लेकिन इस तरफ मदर कार्मेल थी वह समझ चुकी थी कि अगर लिनलिन के बारे में उसने कुछ भी नहीं किया तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको और भी ज़्यादा हार्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वह ऑलरेडी उससे डरने लगे थे क्योंकि बिग मॉम थी वह फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है काशी और ओमाई का। और दोस्तों यह लोग वही है जो वाटर 7 में लूफी से मिले थे और उनकी मदद की थी। और वो लोग तुरंत ही बात करते हैं डोरी और ब्रोगी के बारे में कि आखिरकार उनका जो बैटल है वह कितने सालों से चल रहा है और हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों यहाँ से वहाँ पर नहीं गए तो उनका बैटल और भी ज़्यादा चलेगा और हमें मालूम भी नहीं चलेगा कि आखिरकार उनका बैटल ख़त्म हुआ है या नहीं। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो डोरी और ब्रोगी इन दोनों ने मिलकर स्ट्रॉ हैट की मदद भी की थी और उन्हें कहा था कि तुम सीधे जाते रहना और तुम्हारी शिप को कुछ नहीं होगा। और रिसेंटली जो एपिसोड चल रहे हैं उसमें भी डोरी और ब्रोगी एगहेल आइलैंड पर आ चुके हैं। उसके बाद जब वाटर 7 का सीन चल रहा था तब अपना उसोप था उसने इन दोनों को सब कुछ क्लियर कर दिया था कि डोरी और ब्रोगी एकदम सही सलामत है और उन दोनों ने अपनी जो फाइट है उसे कब का ख़त्म भी कर लिया है। और इतना ही सुनकर इस तरफ ये दोनों जायंट थे उन्होंने वाटर 7 में अपने स्ट्रॉ हैट लूफी की मदद भी की थी। और फाइनली हमें वापस करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो जायंट की छोटी बच्ची है वह भी और भी ज़्यादा बड़ी होगी और फ्यूचर में लूफी से मिलेगी। लेकिन वह तुरंत ही अभी कहती है कि लिन अगर तुम्हें मालूम हो तो हमें 15 दिन तक कुछ भी नहीं खाना है और उसके बाद एक बड़ा सा फेस्टिवल होगा जब हम बहुत सारा खाना खाएंगे। लेकिन इस तरफ बिग मॉम थी उसने तो बस इतना ही सुना था कि उसे 15 दिन तक कुछ भी नहीं खाना है और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि वह भूखी रहे। लेकिन वहाँ पर बिग मॉम होती है वह तुरंत ही देखती है कि एक छोटा सा बच्चा था और ये अपने जायंट के साथ फाइट कर रहा था और ये छोटा सा बच्चा और कोई नहीं बल्कि हायरुद्दीन था और वो भी लूफी से फ्यूचर में मिलेगा। और ऑलरेडी हमने ड्रेस रोसा के आर्क में देख लिया था कि हायरुद्दीन था उसने भी स्ट्रॉ हैट लूफी की मदद की थी और अब वो स्ट्रॉ हैट की फ्लीट का मेंबर है। और इसी के साथ हमें मालूम चलता है कि हायरुद्दीन था वह भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और अच्छा वॉरियर बन चुका था और उसने लूफी की मदद करके अच्छा काम भी किया था। लेकिन यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और तभी हमें आगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए जाएंगे जो लूफी को शायद फ्यूचर में मिलेंगे। और तभी वहाँ पर 2 बूढ़े जायंट आते हैं और ये दोनों जायंट एक टाइम पर अपने क्रू के कैप्टन थे और उन लोगों ने भी दिखा दिया था वर्ल्ड को कि आखिरकार जायंट क्रू के मेंबर कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। और हायरुद्दीन था वह बिल्कुल भी इनकी तरह बनना चाहता था और उसने सोच भी लिया था कि वह एक दिन अपना खुद का पायरेट क्रू बनाएगा। और इस तरफ बिग मॉम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि उसे स्वीट डिश खाने मिलेगी। और इस तरफ यहाँ पर जो जायंट की छोटी लड़की होती है वह भी उसे एक्सप्लेन करती है कि फेस्टिवल के पहले हम बहुत सारा खाना खा सकते हैं लेकिन उसके बाद हम कुछ भी नहीं खा सकते। और तभी यहाँ पर जो बूढ़ा जायंट होता है वह
वह तुरंत ही कहता है कि ये जो सेलिब्रेशन है वह प्रिंस लोकी के बर्थ के लिए रखा है और इसीलिए आज हमें टोस्ट करना ही पड़ेगा। और तुरंत ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और लिन होती है वह तुरंत ही खाना खाना स्टार्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जो स्वीट डिश थी वह इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि बिग मॉम थी यह उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी और देखते ही देखते जितने भी क्रीम पफ होते हैं उन्हें खाने लगी और उसे कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा कि आखिरकार वो क्या कर रही है। और इस तरफ जायंट थे वह तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि इस तरफ बिग मॉम थी वह तो दूसरों की डिश भी खाने लगी थी और वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वह तो उसे डरे हुए थे, इसलिए वह उनके सामने कुछ भी नहीं करते। और फाइनली वह उसे रोकने की ट्राई करते हैं लेकिन लिन होती है वह नहीं रुकती और फाइनली वह 15 दिन स्टार्ट हो जाते हैं जब लिन है उसे कुछ भी नहीं खाना। इस तरफ जितने भी नॉर्मल बच्चे थे वह तो अपनी भूख को सहन कर रहे थे लेकिन बिग मॉम है उसकी बात कुछ और थी क्योंकि जितने भी बच्चे थे वह नॉर्मल थे और बिग मॉम थी वह नॉर्मल नहीं थी। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बिग मॉम की जो भूख थी वह और भी तेजी से बढ़ रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए क्योंकि एक तरफ उसकी भूख थी जो आउट ऑफ कंट्रोल थी। और जैसे ही 7वां दिन हुआ वहाँ पर जायंट की छोटी लड़की होती है वह मदर कार्मेल को बुलाने आती है और कहती है कि हमारे पास बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और मदर कार्मेल जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पर देखती है कि बिग मॉम है उसने ऑलरेडी पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर दिया था और वहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं रखा था। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट होता है वह तुरंत ही आगे आता है और कहता है कि मदर कार्मेल हम इसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी विलेज के लोग हैं वह सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो सोचो कि ये बाहर जाएगी तो क्या करेगी। और वह तुरंत ही उस पर तलवार से वार करता है लेकिन इस तरफ बिग मॉम थी वह तो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल थी और उसके बाद क्या हुआ वह तो हमें नहीं दिखाया गया। पर चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।